तो आज का ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 वर्कबुक केस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आप जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं एक्सेल में फॉर्मूलाज हैं उनको यूज करेंगे। ओपन ऑफिस को समझना, उसका इंटरफेस समझना ज्यादा जरूरी है। एक्सेल में इनको करना इजी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑटो सजेशंस ऑलरेडी आ जाते हैं उन फंक्शंस का, उन जो भी फंक्शंस हम यूज करेंगे। ओपन ऑफिस का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द इंटरफेस ऑफ ओपन ऑफिस। ये आप ओपन ऑफिस के वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इस इंटरफेस से फेमिलियर हो सकते हैं। एक्सेल के इंटरफेस से आप ऑलरेडी फेमिलियर है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट। नाउ लेट्स गो टू दी केस स्टडी। केस स्टडी, पहली केस स्टडीज एक बार पढ़ लेते हैं। X wants to make the right choices on making financial commitments to make the best use of her income and savings. She pays an EMI of 23,000 on an outstanding home loan of rupees 10 lakhs with 5 years to go. She has an offer to switch to a new housing loan company that is offering rate of 7.25%. X has a conveyance allowance of rupees 7,500 per month and she is looking to buy a vehicle that fits into that budget. She has seen a vehicle that cost rupees 4 lakhs and found financing of 80% of the cost at an interest rate of 12%. The term will be 5 years and one of the insurance policies held by X is maturing and she has to decide between taking the sum assured of rupees 10 lakhs as cash or a monthly payment of rupees 10,000 over 10 years. Take inflation at 6%. Should X consider the home loan switch to new provider? क्या X को होम स्विच करना चाहिए नए होम लोन्स प्रोवाइडर पे? इसको करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि जो इंटरेस्ट रेट करंटली X अभी पे कर रहे हैं अपने आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट में, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देन वी कंपेयर विद दी न्यू इंटरेस्ट रेट विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय अ कंपनी एट अ रेट ऑफ 7.25%। सो मैं आपको इसको पहले एक्सेल में बता देता हूँ, फिर ओपन ऑफिस में बताऊंगा। सो एक्सेल में हम रेट फंक्शन यूज करते हैं, रेट। उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, सो आई एम रिड्यूसिंग दी, राइट, यहाँ पे मुझे इसका डेटा मिल जाएगा। सो आई एम यूजिंग द रेट फंक्शन। सो रेट फंक्शन में इफ आई ओपन द डायलॉग बॉक्स, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। सो एनपीआर कितनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है या लोन की, उसको मैं लिख लेता हूँ 5 into 12। पीएमटी कितना है 23,000, ये अमाउंट नेगेटिव में जाएगा। पीवी इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सो ये पॉजिटिव रहेगा। देन एफ ई 0 हो जाएगा, टाइप 0 रहता है। सो ये सी 1.12 इज द per month. So this interest rate is quoted in a per month basis. If I multiply by 12, that comes to 13.48. So अगर मैं इसको formatting इसकी change कर दूंगा, then it will come to a 13.48%. So you see, this is much higher than the interest that is being offered. So ये जो अभी करंटली पे हो रहा है वो 13.48 से हो रहा है। लेट्स गो बैक टू द केस स्टडीज। सो इसमें ऑप्शन जो है सी इज द राइट वन बिकॉज द इंटरेस्ट रेट ऑन द न्यू लोन ऑफर इज लोअर। दिस वन इज द राइट आंसर। कैन शी अफोर्ड अ कार शी हैज इवैल्यूएटेड? Let's check the options. Yes, she will be able to pay the EMI on the loan. No, the EMI will be higher than the conveyance allowance. She will be able to pay the EMI only if the term of the loan goes up. She'll be able to pay the EMI only in the first year. Subsequently, the EMI will be higher than the allowance. So ये चारों options को हमने देख लिया. Now let's चेक इन दी एक्सेल। सो एक्सेल में इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें इसमें ईएमआई निकालनी है। सो ईएमआई निकालने के लिए हम पीएमटी फंक्शन यूज करते हैं। सो पीएमटी में सबसे पहले हम रेट डालते हैं। तो रेट हमारा कितना है 12% है। इसको हमेशा डिवाइड करना आपको 12 से, क्योंकि आप मंथली पेमेंट निकाल रहे हो। एनपीआर आपका 5 into 12 रहेगा। देन द अदर वैल्यूज दैट यू नीड टू पुट, द पीवी इज द 80% ऑफ 4 lakhs। यहाँ पे 0.8 into 4 lakhs भी कर सकते हो आप। देन एफ ई 0, टाइप 0। सो आप देख रहे हो 7118 इज द वैल्यू दैट इज कमिंग
ठीक है, which is much less than the 7,500 which is a conveyance allowance. अगर हम इसको 700 से कंपेयर करते हैं तो she can afford the option A is the right one in this case. She'll be able to pay the EMI on the loan. Should X take the rupees 10 lakh as cash or opt for the periodic payment? क्या X को 10 लाख रुपीस कैश में ले लेना चाहिए या periodic पेमेंट के फॉर्म में लेना चाहिए? पीरियोडिक पेमेंट जिसको हम एन्युटीज भी कहते हैं, तो इसको हमें कैसे निकालना है? हमें जो एन्युटी दे रखी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 10,000 rupees which is being received over a period of 10 years. What is the present value taking the inflation interest rate as a 6%? So अभी मैं आपको इसको एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ. We will go on the open office as well. PV रेट मेरा कितना दिया हुआ है? 6%, right? NPR 10 into 12 and PMT 10,000 मुझे मिल रहा है. Future value will be 0, type 0. So 9,734 is the value which is coming. तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 9,734 आ रही है, जो कि 10 लाख से कम है. So it is better to take the cash down rather than the monthly payouts of 10,000 over a period of 10 years. Now do all the calculation in open office. So open office में हमें same calculations करनी है. To do this calculation in open office, पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें होम लोन्स स्विच करना था, तो रेट निकालना था. इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट किस है. जब हम एक्सेल करते हैं तो वहां पे हम जो भी वैल्यूज लेते हैं, जैसे सपोज करो एनपीआर लिया मैंने 5 into 12, यहाँ पे कॉमा नहीं करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सेमीकोलन. सो दिस इज द सिंटेक्स यूज्ड इन ओपन ऑफिस. आपको यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, आपको करना है सेमीकोलन यूज. आपको यहाँ पे भी दिख रहा है फाइव ओवर दिस. अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये वाली वैल्यूज को देखिए. जैसे ही मैंने इस फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, आपको ये वैल्यूज नजर आ रही कि किस तरह का इसका सिंटेक्स है. अगर आप इस सिंटेक्स को नहीं याद रख सकते कि गलती हो जाती है क्योंकि हम वी आर यूज टू विद द एक्सेल, देन व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? इसका सोल्यूशन है फंक्शन. यहाँ पे एक फंक्शन विजार्ड है, उसको यूज करना. तो जैसे फंक्शन विजिट आया, आपको यहाँ पे वैल्यूज डालते रहनी है. अगर मैं वैल्यूज इसमें डालता हूँ तो पीएमटी में मेरे -23,000 आ जाएगी. फिर मैं टैप करके नेक्स्ट वैल्यू लिख लूंगा. पीवी मेरी आउटस्टैंडिंग लोन है 10 लाख. फ्यूचर वैल्यू 0 एंड यहाँ टाइप 0. कुछ सेम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी आया जो हमारे इसमें आया था एक्सेल में. लेट मी शो यू दैट 1.12. और इसमें भी वही वैल्यू आई. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, परसेंटेज में चेंज कर दिया. दैट यू आर गेटिंग दैट. दूसरा वाला था जिसमें हमें निकालनी थी EMI ऑफ द कार की हमें EMI निकालनी, तो हम PMT फंक्शन यूज करेंगे. इसमें कोई गलती ना हो, इज बेटर टू यूज द फंक्शन विजिट. रेट 12% डिवाइडेड बाय 12. NPR 60 है और 5 years of payment. PV is the loan which will be given by the lender. 80% of the 4 lakhs is 3,20,000. FE 0, type 0. आप FE और वाली वैल्यूज को भी छोड़ सकते हैं, तो तभी भी आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी. So you see the same values which is being जनरेटेड 7118. ओपन ऑफिस में भी सेम वैल्यू आ रही है. थर्ड हमारा पीवी निकालना था हमें. रेट हमारा 6% है. एनपीआर 120 months और 10 years ऑफ पेमेंट. यहाँ पे मैं कॉमा लगा रहा हूँ, देखो गलत हो रहा है. मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा, तो वैल्यू ये सही लेगा. और पीएमटी मेरा कितना है? 10,000 रुपये मुझे मिल रहा है. FE मेरा 0. इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, वैल्यूज निकल के आ जाएगी. सेम वैल्यू हैज बीन कम इन द एक्सेल. तो अब जितने भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वो ओपन ऑफिस में करेंगे रादर देन द एक्सेल. नेक्स्ट केस स्टडी. सो टेक द कैश डाउन इज द थर्ड वन. और ये हमने पहली केस स्टडीज कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने रेट फंक्शन यूज करा. दूसरा हमने पीएमटी फंक्शन यूज करा. और रेट में भी कंफ्यूजन ये ना रहे कि रेट तो मंथली निकल के आया
और यहाँ पे जो रेट है वो 7.5% है। सो दिस इज पर एनम बेसिस पे, उसको भी कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करके करना है। सो डू नॉट कंफ्यूज विद दैट, जैसे ये वाला था। सो 1.12 क्योंकि हमारा जो EMI है वो मंथली पे जा रहा है, जो भी रेट निकलेगा वो मंथ पर मंथ के हिसाब से निकलेगा। सो जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये पर एनम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एज वेल। सो नेक्स्ट केस स्टडीज 2। इस तरह की केस स्टडीज में आपके पास मंथली इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, कितने एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज क्या है, उसके बेसिस पे डिसीजन बताना है। सो एक्स इन हिज अर्ली 30s एंड कंसिडरिंग शिफ्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग वेल बट रियलाइजेस देयर मे बी अ डिस्ट्रप्शन टू इनकम इन द इनिशियल स्टेजेस। ही वांट्स टू इवैल्यूएट हिज फाइनेंसेस बिफोर he takes a call to branch out on his own. He also wants to help his father create a corpus managing their health needs. They need a guaranteed payout of 7,500 each month to meet their expenses on medicines. इसमें कुछ डिटेल्स दी है, उसके बाद एक डेटा दिया है। 7,500 each मंथ का मेडिसिन का जो एक्सपेंस है उसका एक रेगुलर इनकम चाहिए। सैलरी इनकम दी है, मंथली एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को इसमें दिया है कि एसेट्स कितने हैं यहाँ पे, राइट। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वर्कबुक में, उसमें कुछ गलतियां हैं। गलतियां कैसे हैं? NISM में जो क्वेश्चंस पूछा है इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए लिक्विड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो निकालने के लिए दिया है, और आंसर इसका जो दिया हुआ है वो लिक्विड एसेट्स टू मंथली एक्सपेंसेस करके इसके हिंट दी है। सो लिक्विड एसेट्स टू मंथली एक्सपेंसेस तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो नेटवर्थ की जगह मंथली एक्सपेंसेस रहे। सो अभी लिक्विड एसेट्स टू मंथली एक्सपेंसेस एक तरह का लिक्विडिटी रेशियो निकालने हैं। सो लिक्विडिटी रेशियो हम जो निकालते हैं उसमें हम ये देखते हैं कितने लिक्विड एसेट्स हैं और मंथली एक्सपेंसेस कितना है, सो दैट एक वैल्यू जो अराइव आती है वो लगभग 3 और 6 से होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 और 6, राइट। इट मीन्स कि 3 मंथ्स का एक्सपेंसेस मिट आउट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस को चेंज कर दिया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली email to the NISM and ask that in hint you are providing the liquid assets to monthly expenses, and in questions you are asking liquid assets to net worth ratio. अगर आप लिक्विड एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो निकालोगे तो ये वैल्यू अराइव नहीं होंगी इनमें से कोई भी वैल्यू, राइट। सो एक्स एक्सपेक्ट्स इनकम टू बी अनसर्टेन। सो जब भी इनकम अनसर्टेन होती है तो इसका मतलब है कि अगर इनकम बंद हो गई तो कैसे मंथली एक्सपेंसेस मीट आउट होंगे। उस केस में उस इनकम को सपोर्ट करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमें लिक्विडिटी रेशियो निकालना है, तो लिक्विड एसेट्स हमें देखने हैं कितने हैं और मंथली एक्सपेंसेस कितना है। सो लेट्स सी ऑन द केस स्टडीज। लिक्विड एसेट्स हमारे पास कौन कौन सा है? एसेट्स वाली कैटेगरी में जाके आप देखोगे तो एक ही है कैश इन बैंक, और मंथली एक्सपेंसेस कितना है? 1,15,000। दिस इज द इनकम। यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस देखना है। सो इसको आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो 1,20,000 को डिवाइड करोगे 1,15,000 से, यू विल अराइज सर्टेन वैल्यू। तो इसको यहाँ पे भी आप कर सकते हो डायरेक्टली। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000, ये 1.04। देख सकते हो कि वैल्यू आपने सही डाली हो, कि वैल्यू आपने सही डाली। तो एक ही महीने का एक्सपेंसेस मीट आउट होता है, सिर्फ इतने आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं। सो लिक्विड एसेट्स शुड बी मोर, राइट। 3 से 6 महीने के लिक्विड एसेट्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू मीट आउट द एक्सपेंसेस ऑफ 3 to 6 months, अगर आपकी इनकम अनसर्टेन है। सो इसका आंसर है, सो आर हिज फाइनेंसेस इन अ पोजीशन टू सपोर्ट दिस? नो, सिंस द लिक्विड एसेट्स टू मंथली एक्सपेंसेस इज लो एट 1.04। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इफ यू
go back and check on the enhancing workbook. It's liquid assets to net worth. I've made corrections on the options so that you will be able to understand the right way to do this question, right? Next question. X is confident that he has done well with his finances. He has bought a house on loan and has investment in mutual funds. What is the valuation you would do to this as financial performance so far? So उन्होंने he has bought a house on the loan and investment in mutual funds. So इसमें आप क्या देख सकते हैं? सेविंग्स टू इनकम रेशियो कितना आ रहा है? सेविंग टू इनकम रेशियो से यहाँ पे आपको सेविंग्स टू इनकम रेशियो की कैलकुलेशन करनी है. तो कितनी टोटल सेविंग्स कितनी है एक्सक्लूडिंग दी प्रॉपर्टी वैल्यू? जो भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के टोटल सेविंग्स कितनी है? कैश, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, देन पीएफ. ये एसेट्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि आउटस्टैंडिंग लोन का बैलेंस है, इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया, बट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड हेयर. तो 1 2 3 4 वैल्यूज को आप इसको ऐड करेंगे. यू ऐड दिस 4 वैल्यूज और लेट मी add it here. 1,20,000 plus 75,000 plus 2 lakh and then 8 lakh. So 11,95,000 is the value which is coming, right? Savings to income. ये आपकी सेविंग्स में चला जाएगा. इनकम कितनी है? इनकम कितनी दी है मंथली? 1,40,000. 1,40,000 multiplied by 12. So 16,80,000. So आप सेविंग्स टू इनकम रेशियो निकालोगे कितना आएगा? सेविंग्स इनकम रेशियो, इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं. 71% आ रहा है. और अगर हम इसको देखें नंबर में तो ये लेस देन 1 है. क्या? इट इज कमिंग लेस देन 1. सो हमारे पास क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? लेट्स चेक दैट. सेविंग्स टू इनकम रेशियो इज लेस देन 1 इज नॉट गुड बट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द होम लोन्स एंड इट्स रीपेमेंट. एक्स हैज टू इंश्योर दैट द रेशियो improves consistently over time. So ये किस वजह से हो रहा है? इसका किसका कंट्रीब्यूशन है? होम लोन्स की रीपेमेंट जो है वहां जा रही है, इसलिए सेविंग्स नहीं ज्यादा हो पा रही है बिकॉज द पर्सन इंडिविजुअल हैज टू पे अ होम लोन EMI. ये वैल्यू निकल के आई. 2.3 क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉर्पस दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन इनकम ऑफ 7,500 per month for his parents if the yield being offered at 6%. So केस स्टडीज में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसमें लिखा हुआ था कि उनके फादर को मेडिकल के एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए पर मंथ का 7,500 का गारंटेड पे आउट चाहिए. सो गारंटेड पे आउट, तो इंटरेस्ट रेट इफ इट इज गारंटेड थ्रू आउट दी टर्म ऑफ दी, जब तक फिक्स रहता है. तो अब हमें कितना कॉर्पस मीन्स हमें कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है लमसम ताकि 7,500 का अमाउंट मिलता रहे. सो इस तरह के सिनेरियोस को हम क्या कहते हैं? दिस सिनेरियोस वी कॉल इट एन्यूटी. ये एन्यूटी होती हैं. एन्यूटी अलग अलग तरह की है. अगर हम होम लोन की बात करें तो वो भी एन्यूटी है. अगर कोई रेंट पे कर रहा है दैट इज ऑल्सो एन्यूटी. सो एन्यूटी डीओ है, एन्यूटी ऑर्डिनरी, डेफर्ड एन्यूटी भी होती है जहाँ पे एन्यूटी को डेफर भी करा जाता है, और परपेचुअल मीन्स हमेशा मिलता रहेगा वो अमाउंट. सो ऐसी एन्यूटी जिसमें अमाउंट मिलता रहेगा तो कैश फ्लो हमेशा कभी खत्म ही नहीं होगा. सो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है. कैश फ्लो हमें पता है कितना है. यू नो द कैश फ्लो. द कैश फ्लो इज 7,500. इंटरेस्ट रेट इज दिस. सो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो विच विल बी इन्वेस्टेड इन एन इंस्ट्रूमेंट एट अ रेट ऑफ 6%. इसको जो भी मंथली पे आउट है उसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, राइट. बट पे आउट क्योंकि मंथली है इसको हमें ईयरली में कन्वर्ट करना है, राइट. तो ईयरली 7,500 जो अमाउंट है उसको 12 से करेंगे. यू विल गेट एन अमाउंट एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय दिस 6% एंड यू विल गेट अ वैल्यू फॉर दैट. तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. तो इसको हम करते हैं ओपन ऑफिस में. 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट 0.06.
6। सो ये वैल्यू निकल के आ रही है 15 lakhs। सो A B C D, तो सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो है ये फिट होता है। ये इस तरह की एन्युटी है जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट जो है, हम यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहे हैं, इसको हमने 12 से डिवाइड नहीं करा, हमने इस वैल्यू को ईयरली अमाउंट में लेके गए और फिर हमने, सो सपोज करो अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो दिस अमाउंट विल आल्सो बी लेसर। वहां पे जो हमारी वैल्यू निकल के आती है, लेट्स कैलकुलेट दैट। अगर मैं इसको 7500 डिवाइडेड बाय 0.06 पहले मैंने लिया एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय 12, द सेम वैल्यू कम्स हियर आल्सो। मैंने 6% को 12 से डिवाइड करा या मैंने 7500 को पर मंथ, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट कोट हुआ है पर एनम का कोटेशन है, इसको डायरेक्टली अगर मैं करूं 7500 को डायरेक्टली 0.06 से डिवाइड कर दूंगा, सो 1,25,000 होगा, तो ये सिंगल पे आउट होगा। अगर किसी को 7500 का ईयरली पे आउट चाहिए देन द 1,25,000 विल बी द राइट आंसर, बट यहाँ इस केस के लिए ये नहीं होगा ऐसा। सो इसी तरह से दूसरा एक सिमिलर क्वेश्चंस है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चंस। इसमें भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें लिक्विडिटी रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, अलग अलग रेशियोज निकालने हैं। लिक्विड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो देखना है, और ये चीज करनी है कि कौन सा रेशियो इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए। सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन। इजी क्वेश्चन है पर अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। So J is servicing a 15 years home loan for 30 lakhs at a rate of 7.5% on which he pays EMI of 27,810. He is planning taxes for the new year and he would like to have an idea of the principal and interest component of the EMI. Calculate the same for 61st period. So इसमें 61st पीरियड में जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है ईएमआई का, वो निकालना है आपको। so इसमें दो फंक्शंस यूज होते हैं, उसको हमें देखना है फंक्शंस कौन सा है। सी एक फंक्शन यूज होता है, प्रिंसिपल निकालेंगे PPMT, सो दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद होता है IPPMT। IPMT is the functions which calculates the interest component of that. So let's calculate the principal part for that. इसमें PMT मत निकाल देना because PMT already दे रखा है। So PPMT हमें निकालना है, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट। रेट कितना है 7.5%, इसको आप डिवाइड करोगे 12 से, आप इसमें सेमी कॉलन लगाओगे। पीरियड कितना है 15 इयर्स का पीरियड, तो 15 into 12 के कौन से पीरियड के लिए निकालना है, सॉरी 61st। NPR कितने टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स है 15 into 12। देन PV इज द लोन अमाउंट 30 lakhs। बाकी वैल्यूज को मैं छोड़ सकता हूँ और आप चाहो तो लिख सकते हैं 0 then 0, अदरवाइज वी कैन लीव इट ऑल्सो। यहाँ पे डबल क्लिक करा, आपके पास एक वैल्यूज नजर आई, ठीक है। ये वैल्यूज आपको यहाँ से मैच करनी है। 13,167.39। सो आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इंटरेस्ट कंपोनेंट को निकालने के लिए मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे P की जगह I कर दूंगा और एंटर मारूंगा, तो आई एम गेटिंग दैट वैल्यू एज वेल। ये ओपन ऑफिस में करा है हमने। सो IPPMT और PMT फंक्शंस को हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन टेबल लोन की टेबल होती है जिसमें किस हिसाब से इंटरेस्ट का कंपोनेंट, फिर बैलेंस कितना, आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस कितना बच रहा है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन, और एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द लोन कितनी उसमें वैल्यूज आ रही हैं। और कभी भी लोन कोई रीफाइनेंस कराता है और वो इंटरेस्ट रेट कितना वैल्यू निकल के आ रही है, टेन्योर कितना है, उसके हिसाब से हम नई EMI भी निकाल सकते हैं। सो नई EMI निकालने के लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस अमोर्टाइजेशन टेबल से पता लग सकता है। ये मैंने एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई है। 50 लाख का लोन है, इंटरेस्ट रेट 8% है, 30 इयर्स का टेन्योर है। इसकी जो EMI है वो 36,668 है, 30 इयर्स का ये है। इसमें इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट को IPPMT से निकाला, यहाँ पे 1 2 3 इज दी वैल्यूज। इसके बेसिस पे हमने इसको पीरियड को लिया। फिर बैलेंस हमने कैसे निकाला, बैलेंस निकालने के लिए जो अमाउंट है हमारा 50,000, इससे हमने इसको बैलेंस करा
और हर बार प्रीवियस बैलेंस से उसको कम करते गए। सो दिस विल बी दी फर्स्ट बैलेंस आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट ईएमआई। पहली ईएमआई देने पे इतना बैलेंस होगा। सपोज करो अगर कोई कहता है कि उसने 60 फर्स्ट पेमेंट पे कर दी है, लोन का आउटस्टैंडिंग कितना है इस वाले केस में, नॉट इन द क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन। और यहीं पे अगर हम को नई टर्म्स एंड कंडीशन दी गई तो हम इस बैलेंस की मदद से हम एक नए वैल्यू को निकाल सकते हो। तो दैट बैलेंस विल बी कंसिडर एज अ सम नए लोन की ईएमआई भी निकाल सकते हैं विद दिस बैलेंस। सो ये कब होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल अपना लोन को रीफाइनेंस करा रहा है। सो रीफाइनेंस कराने पे जो नए लोन्स के टर्म्स हैं उसके हिसाब से कितना उसको ईएमआई पे करना होगा वो एस्टिमेट कर रहा है। सो दैट क्वेश्चंस समटाइम्स मे बी हेल्पफुल, पर ये तो पता होना चाहिए कि अमोर्टाइजेशन टेबल क्रिएट कैसे करनी है ताकि लोन बैलेंस पता लग सके। इन केस लोन बैलेंस हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तब की बात है। अगर दिया है वेल दैट इज गुड फॉर अस, अगर नहीं दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 5 भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में है। सो बॉन्ड्स में हमें इसकी प्राइसिंग वगैरह निकालनी है, वाईटीएम निकालना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आई एम इज सीकिंग सम हेल्प ऑन अंडरस्टैंडिंग आवर फिक्स इनकम पोर्टफोलियो and wants to break a 5-year bank deposit on which she earns 7% interest and buy a 8% corporate bond with a term of maturity of 5 years trading at a price of 107. Should she consider it? Take the settlement date, maturity date, रिडम्पशन डेट। सो जब भी आपको डेट दी है, सेटलमेंट डेट दी है, मेच्योरिटी डेट दी है, ठीक है, और रिडम्पशन इस तरह की वैल्यूज दी है, तो आपको फंक्शन यूज करना है यील्ड फंक्शन यूज करना है एक्सेल में, ओपन ऑफिस में, आप दोनों में उसको यूज करें और उसके बाद आपको यील्ड निकालना है। तो यील्ड इज द यील्ड टू मेच्योरिटी कितना होगा, तभी हम इसमें बता सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि किसकी क्या वैल्यू। सो लेट्स टेक आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। तो अभी मुझे अगर यील्ड निकालना है तो मैं सारी वैल्यूज को इसमें लेके रहूंगा। सो यील्ड का फंक्शन क्या है, सो इसमें सेटलमेंट डेट आएगी, मेच्योरिटी डेट आएगी, रेट आएगा, कौन सा रेट, 8% जो कूपन रेट है, प्राइस आएगा, किस प्राइस पर भी खरीदा जा रहा है, रिडम्पशन वैल्यू आएगी, ठीक है, एक वैल्यू माइनस आएगी तो एक वैल्यू प्लस आएगी। कौन सी वैल्यू माइनस आएगी, जो वैल्यू पे अभी ट्रेड हो रहा है, और जो पैसा मिलेगा मेच्योरिटी पे वो पॉजिटिव जाएगा। फ्रीक्वेंसी, तो जो भी बॉन्ड्स है वो या तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे या हाफेली इंटरेस्ट पे आउट करेंगे, सेमी एनुअल कूपन मिलेगा या एनुअल कूपन मिलेगा, और उसके बेसिस पे बेसिस रहता है 0, 1, 2, 3, 4। जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें जो बेसिस है वो 4 रहता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा 2 रहती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स सेमी एनुअल पे होता है कूपन, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी 2 रहेगी। इस केस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम 1 रखेंगे और बेसिस को हम 0 रखेंगे, बट हमें सेटलमेंट और मेच्योरिटी डेट रखनी है। उस डेट को रखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये डेट्स लिख देते हैं। सेटलमेंट डेट, इसमें मैंने इसको करा हुआ है, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज करी हुई है। सेटलमेंट डेट ये फंक्शन है। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को करा हुआ। नाउ आई कैन यूज दिस 30th नवंबर 2022। ये रिडीम कब हो रहा है, 30th नवंबर 2027। कूपन कितना मिल रहा है, 8% कूपन मिल रहा है। प्राइस पीस का 107 पे एड हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इसका 1 है। सो द यील्ड इज कमिंग एज 6.32, और इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, यील्ड फंक्शन लगाता हूँ। यील्ड इज क्या रिटर्न रहेगा अगर मैं इसको आज खरीदता हूँ और होल्ड करता हूँ टिल मेच्योरिटी तक, तो मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द यील्ड इन द बॉन्ड। यहाँ पे सेटलमेंट डेट कितने, कब खरीदा, मेच्योरिटी डेट कब है, क्या रेट है कूपन का, क्या प्राइस है, ये माइनस में जाएगा, प्लस में रहेगा। फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे सेमी एनुअल लिखा, बट इट इज नॉट सेमी एनुअल, इट इज एनुअल। दिस इज 0। देयर इज सम एरर विच इज कमिंग। सेटलमेंट 40% साथ में खरीदा, बेसिस हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें माइनस नहीं आएगा वैल्यूज, इट विल नॉट कम एज अ माइनस। सो 6.32
यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है माइनस प्लस का, सो दैट इज सो बॉन्ड के पता लगे बॉन्ड कितने पे 6.3. सो सिंस द बॉन्ड इज यील्डिंग ऑन 6.3, सो फिक्स्ड डिपॉजिट गिव्स, इसमें क्या डिसीजन लेना है, क्या उसको तोड़ना है नहीं तोड़ना है। उनको 5 years का जो फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक में उसको नहीं तोड़ना है, डज नॉट वांट टू ब्रेक बिकॉज ऑलरेडी शी इज गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 7%, बट अगर वो बॉन्ड खरीदते हैं हायर कूपन का, बट ये ट्रेड हो रहा है 107 पे, इसी वजह से इसका जो यील्ड है ये कम आ रहा है एंड द यील्ड इज लेस, सो द सेकंड is the right option. The yield applicable on the bond goes 7.5%. अब इस 7.5% से जैसे ही interest rate जाता है, what is the impact on the price of the bond? The bond pays a coupon annually. Take the settlement 30th November 2022. Settlement date तो same है, okay? जैसे इंटरेस्ट रेट 7.5 होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है बॉन्ड के प्राइसेस नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। तो हमें देखना है कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे, राइट। यहाँ पे अप लिखा हुआ है जबकि ये डाउन होना चाहिए, क्योंकि 107 यहाँ पे भी गलत, मतलब वैसे तो डाउन आएगा। लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू फ्रॉम दी, यहाँ पे हमें सेम चीज दी है पर जो कूपन है उसके हिसाब से हमें प्राइस निकालना है। तो प्राइस निकालने के लिए हमें प्राइस फंक्शन का यूज करना है। प्राइस फंक्शन में सेटलमेंट डेट सेम है, मैच्योरिटी डेट, रेट मेरा सेम रहेगा, नहीं रेट चेंज हो जाएगा ना, रेट विल बी सेम। यील्ड देखना है मुझे कि रिडम्पशन मेरा 100 है, मेरी फ्रीक्वेंसी 1 है, सो 102। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन में 102 वैल्यू आ रही है, सो डी इज दी राइट आंसर। तो यू कैन ऑल्सो do all other case studies, all questions in that. Question number 8 is also have 2 calculations on that. इसमें 2 calculations है।